Good morning, study time only. Today is 16 May 2020 and we are going to discuss the Hindu समरी एनालिसिस। तो यहाँ पे हम देखेंगे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की न्यूज़ को और साथ में ही डिस्कस करेंगे आपसे एडिटोरियल सेक्शन को, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाएंगे हैंड रिटन नोट्स। साथ में ही हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और मेंस का एक आंसर भी देखेंगे। तो लास्ट तक बने रहना है आपको, जिससे सारी कॉन्सेप्ट आप करेंगे। साथ में उसका स्टैटिक पोर्शन किस तरीके से आप एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उसको लिंक कर सकते हैं, वो चीज़ को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको इसको इंश्योर करना है कि आप इसके नोट्स बनाते हुए चलें, क्योंकि हम हैंड नोट्स भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अगर आपको हैंड नोट चाहिए या द हिंदू की मार्क न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर ज्वाइनिंग द टेलीग्राम ग्रुप यू हैव टू यूज @study time only इन द टेलीग्राम सर्च ऑप्शन। तो सर्च में जाके टेलीग्राम में आपको @study time only लिखना है और हमारा चैनल आ जाएगा, जहां आप ज्वाइन कर सकते हैं और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ में वहां पे बहुत सारी चीज़ें स्टडी मटेरियल की प्रोवाइड करवाता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा डिस्कशन। देख रहे हैं पहला जो आर्टिकल यहाँ पे निकल के आया है, जिस तरीके से एक मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से रिलेटेड यहाँ पे बात की जा रही है। तो क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, क्या यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत यहाँ पे आप मैं देख पा रहे होंगे कितना कितना पैसा जो फंड्स हैं दिए जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपीस किसको दिया जा रहा है, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को दिया जा रहा है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। 10,000 करोड़ रुपीस कहाँ दिया जा रहा है, 20,000 रुपीस कहाँ दिया जा रहा है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स निकल के आएंगे, वो सारी चीज़ें हो गई। और भी जो इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को हम इस आर्टिकल के अंदर डिस्कस करेंगे। अब देखिए एक छोटी सी न्यूज़ आप यहाँ पे पहले देख लीजिए, लॉकडाउन लाइकली टू बी एक्सटेंडेड टिल May 30। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि मे बी पॉसिबल कि 30 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा सकता है। तो ये छोटी सी न्यूज़ थी। सबसे पहले जो हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, न्यू लॉ फॉर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सो दिस इज आवर हैंड रिटन नोट्स। यहाँ पे हम हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाते हैं आपको, किस तरीके से आप द हिंदू को एनालिसिस करने के बाद आप खुद के अपने नोट्स तैयार कर सकते हैं। कि पीडीएफ और पीपीटी के माध्यम से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है स्टूडेंट्स को, कि वो बहुत ज़्यादा फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लिखी रहती है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स के अंदर लिखा रहता है पैराग्राफ में, पॉइंट्स में, तो उसको नोट डाउन नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये इनिशिएटिव स्टडी टाइम ओनली आपके लिए लेके आया है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, फ्लो चार्ट की मदद से यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया जाएगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी हम फ्लो चार्ट वगैरह की मदद से आपको इस तरीके से चीज़ें बताएं तो वो आपको हेल्पफुल होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अब आज का डिस्कशन अपना। देखिए सबसे पहले हमारा ABA, दैट इज आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर क्या क्या चीज़ें इसके निकल के आई, इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज जो दिया जा रहा है, इस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर। यहाँ पे जो MSME सेक्टर के अंदर पहले भी हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, पहले आर्टिकल के अंदर MSME के सेक्टर के अंदर किस तरीके से दिया जा रहा है, माइग्रेंट वर्कर्स को क्या क्या चीज़ें दी जा रही है। अब हम तीसरा डिस्कस करेंगे फार्मर। देखिए अलग अलग दिन जो है निकल के आता है अलग अलग के लिए, तो हम उन सभी को एक एक करके डिस्कस कर रहे हैं। एक दिन हमने MSME को डिस्कस किया, माइग्रेंट वर्कर के लिए डिस्कस किया, अब हम फार्मर्स के लिए डिस्कस करेंगे। तो फार्मर्स को यहाँ पे 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ दिया जा रहा है। याद रखना है कितना दिया जा रहा है, 1.5 लाख करोड़ रुपीज़ जो है दिया जा रहा है। अब ये 1.5 लाख करोड़ रुपीस जो है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुआ है उसको मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 1 लाख जो करोड़ रुपीस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1 लाख करोड़ रुपीस जो है कि किसको किसको दिया जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज को, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को, याद रखना है आपको, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को और एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को। ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है कि किस तरीके से। अगर मैं इसको आपको बहुत एक छोटे से पॉइंट समझाता हूँ कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती है, आपस में जो कोऑपरेटिव कर रही हैं वो एक तरीके से कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बताते हैं, जो फार्म जो है प्रोड्यूस करते हैं उसके एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उनको दिया जाएगा। एग्रीकल्चर का कोई स्टार्टअप करना चाह रहा है, ये उस तरीके से कर रहा है, तो उसको यहाँ पे दिया जाएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड। ये 1 लाख रुपीज़ यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे।
20,000 करोड़ रुपीस कहाँ पे दिया जाएगा? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। देखिए ये योजना पहले की है, ब्लू रेवोल्यूशन के तहत इसको लेके आया गया था। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, यहाँ पे क्या किया जा रहा है? फिशरीज प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा, एक्वा कल्चर को बढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पे उस चीज की बात की जा रही है। फिट्स आपको याद रखना है, फिट्स के बारे में FIDS, दैट इज फिशरीज एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये आपको याद रखना है, इसको आपको लर्न कर लेना है। इन सब के फुल फॉर्म तो आपको पता ही होना चाहिए। तो ब्लू रेवोल्यूशन की सारी चीजें बढ़ाने की बात की जा रही है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, करोड़ रुपीस किसको दिया जा रहा है? 100% वैक्सीनेशन। तो जो भी वैक्सीन वगैरह लगा, जैसे इंसानों में आपने देखा होगा वैक्सीन वगैरह काफ़ी लगती हैं। तो जो हमारे कैटल्स होते हैं, गोट, सीप, बफेलो, पिग्स जानवर होते हैं, इनके ऊपर भी इस तरीके से यूज किया जाता है। इनको भी बहुत सारी डिसीजेस हो जाती है माउथ में और फुट में। तो उससे बचने के लिए, इन्हें वायरस वगैरह की इन डिसीजों से बचने के लिए ये दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको यहाँ पे लर्न करना है और याद रखना है कि वैक्सीनेशन के लिए 13,000 करोड़ रुपीस जो है दिया जा रहा है। तो इसको याद रखना है। नेक्स्ट आगे मूव करते हैं, कुछ और है यहाँ पे। देखिए 1,500 करोड़ रुपीस किसको दिया जा रहा है? एनिमल हस्बेंड्री को। ये जो भी एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड का वर्क है, जहाँ पे पशुपालन वगैरह हो रहा है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पे 1,500 करोड़ रुपीस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। 500 करोड़ रुपीस की अगर मैं बात करता हूं तो 500 करोड़ रुपीस जो है प्रोवाइड किया जा रहा है बी कीपिंग एंड द सेंस एपीकल्चर। जो भी मधुमक्खी पालन होता है उसे हम बी कीपिंग कहते हैं, एपीकल्चर कहते हैं। तो वहां पे 500 करोड़ रुपीस प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे जो है फार्मर्स की एक्स्ट्रा इनकम यहाँ पे जनरेट की जा सके। तो वो सारी चीजें, जो हमारा डबलिंग फार्मर इनकम का एक गोल था, वो डिस्टर्ब ना हो, वो चलता रहे और हम उस तक अचीव कर पाए, इसलिए ये सारी चीजें की जा रही है। नेक्स्ट आता है हमारा एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके तहत क्या किया गया है? इसको अमेंड करने की बात की जा रही है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 को अमेंड किया जा सकता है, टू बी अमेंडेड। तो यहाँ पे क्या किया जाए? पहले रेगुलेट होते थे, अब इन सारी चीजों को डी रेगुलेट करने की बात की जा रही है। कि पहले क्या होता था कि कितना एडिबल ऑयल जाएगा, कितना ऑयल सीड्स आप रख सकते हैं अपने पास, पल्सेस हो गया, ऑनियन हो गया, पोटैटो हो गया। तो इन सारी चीजों की क्या होती थी? पहले रेगुलेशन होता था, कहाँ से कितना जाएगा, कितना आप रख सकते हैं। लेकिन अब इसको डी रेगुलेट कर दिया गया है। तो ये सारे नाम्स आपको याद रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है इनके नेम। ये कौन कौन सी चीजें जो है डी रेगुलेट की गई हैं, रेगुलेशन से बाहर आ चुकी हैं। तो ये आपसे क्वेश्चन इस तरीके से अराइज हो सकता है। देखिए स्टॉक लिमिट की अगर मैं बात करता हूं, यही सारी चीजें हमारी बैकग्राउंड की, अब हमारी चीजें डिस्कस हो रही है बैकग्राउंड की। तो यहाँ पर नॉर्मल टाइम में जो है आप स्टॉक लिमिट नहीं रख सकते थे कि आप बहुत ज़्यादा अपने पास बढ़ा चढ़ा के रख लीजिए, इस तरीके से मना था। इसके अंदर कौन कौन से लोग इंक्लूड थे? प्रोड्यूसर इंक्लूड था, प्रोसेसर जो इंक्लूड था, और एक्सपोर्टर जो इंक्लूड था। तो जो प्रोड्यूस कर रहा है, जो प्रोसेस कर रहा है और जो एक्सपोर्ट कर रहा है, ये सारे चीज लोग इसके अंदर इंक्लूड थे। स्टॉक लिमिट इनको करवाई जा रही थी कि इतना स्टॉक ये रख सकते हैं, एक लिमिट होती थी। ओनली इन नेशनल कैलामिटीज, जो भी अगर फेमाइन वगैरह आती है, भुखमरी आती है, इन सारी कंडीशन में ये चीज स्टॉक लिमिट रहती है। तो ये आपको याद रखना है। इसलिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पे फंड दिया जा रहा है 1 लाख करोड़ रुपीस का। तो 1 लाख करोड़ रुपीस का एग्रीकल्चर जो है यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर फंड दिया जा रहा है। किसको? नाबार्ड को। क्योंकि नाबार्ड ही तो एक तरीके से प्रोवाइड करवाएगा। आपका नाबार्ड जो है बैंक जो है, यही तो प्रोवाइड करेगा सबको लोन वगैरह, ये सारी चीजें। तो इसलिए इसको ये प्रोवाइड करवाया जा रहा है। आई थिंक अब आपको ये सारी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आगे हम मूव करते हैं। देखिए मर्चेंटाइज ट्रेड फंड। अब ये आर्टिकल हम डिस्कस करते हैं। So the next article which we are going to discuss is in page number 15 of the business news। तो देखिए इसके अंदर हमारे पास दो न्यूज आती हैं, NBFC टू RBI। तो यहाँ हम देखेंगे जो परमिट ऑफ यूज ऑफ रिजर्व, NBFC और RBI के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, NBFC कैसे काम कर सकती है, कौन से काम नहीं कर सकती है, ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। साथ में ही हम यहाँ पे एक ये आर्टिकल देखेंगे। सबसे पहले मर्चेंडाइज से रिलेटेड, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट ड्रॉप ओवर 60%। क्या होता है मर्चेंडाइज और इसमें कितना ड्रॉप हुआ है, इसका क्या इफेक्ट निकल के आएगा,
पहले कितना होता था, अभी कितना है, ये सारी चीजें देखेंगे। ट्रेड डिफिशिट निकल के आया तो ट्रेड डिफिशिट कितना है हमारा, वो सारी चीजें जो इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं जो आप इकोनॉमिक्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हम कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे, देखेंगे, और साथ में ही हम क्या देखेंगे, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो कि आप अपने आंसर में पुटअप कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप यहां पे समझिए मर्चेंडाइज ट्रेड फंड होता क्या है। मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिशिट आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मर्चेंडाइज ट्रेड डिफिशिट की अगर मैं बात करता हूं तो सपोज कोई भी गुड्स, यहां पे बात हो रही सिर्फ गुड्स की, नॉट सर्विसेज, याद रखना है, ध्यान से आपको सुनना है, सर्विस मैं यहां पे इंक्लूड नहीं कर रहा हूं, सिर्फ गुड्स की गुड्स यहां पे जो है इंक्लूड कर रहा हूं। तो कोई भी गुड्स अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो उसके बीच में जो डिफरेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, मर्चेंटाइज ट्रेड। तो मतलब जो ट्रेड हो रहा है गुड्स का उसे हम मर्चेंटाइज ट्रेड कहते हैं। अब क्या हो रहा है कि अप्रैल 2019 में हम क्या चल रहे थे, ट्रेड डिफिशिट चल रहे थे। मतलब हमारे पास ट्रेड क्या चल रहा था, कमी चल रही थी 15.33 बिलियन की। मतलब हम एक्सपोर्ट कम करते थे, इंपोर्ट ज्यादा करते थे। अप्रैल 2019 में हम जो है इंपोर्ट आइटम बहुत ज्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करते थे। ध्यान समझ में आ गया। जब भी आपका एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट कम होगा, ध्यान सुनिए, जब भी डिफिशिट की बात हो और यहां पे बात हो रही सरप्लस, दोनों में डिफरेंस आपको समझना है। ट्रेड के बीच में या किसी भी चीज के बीच में अगर डिफिशिट और सरप्लस होता है तो उसका डिफरेंस क्या होता है। देखिए अगर ये आपकी कंट्री हो गई, कंट्री की बाउंड्री हो गई, इसके अंदर आने वाली चीज, मतलब यहां पे क्या हो रही, इंपोर्ट हो रही, और यहां से जाने वाली चीज दैट मीन एक्सपोर्ट हो रही है। जब एक्सपोर्ट ज्यादा होगा और इंपोर्ट क्या होगा, कम होगा, जब इंपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट ज्यादा होगा तो वहां पे आपका ट्रेड सरप्लस देखने को मिलेगा। मतलब आपकी चीजें बढ़ रही, आप ज्यादा यहां से भेज रहे हैं और ले कम रहे हैं, तो वो क्या कंडीशन होगी, वो सरप्लस की कंडीशन होगी। अगर इसको हम उल्टा कर देते हैं, मतलब अगर इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और एक्सपोर्ट आप कम कर रहे हैं, एक्सपोर्ट क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, लेकिन इंपोर्ट क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा ले रहे हैं आप, तो वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है आप, तो वो डेफिशिएट की कंडीशन अराइज होगी। आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा। देखिए यहाँ पे एक डेटा देखते हैं हम कि अप्रैल 2019 में 15.33 बिलियन डॉलर, याद रखना है आपको 15.33 बिलियन डॉलर, ये सिर्फ कंपेयर करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, रटना नहीं है आपको, ठीक है। अप्रैल 2019 के तहत हमारा 15.33 बिलियन डॉलर जो है यहाँ पे ट्रेड डिफिशिट था। अभी कितना हो गया, 6.76 बिलियन डॉलर हो गया अप्रैल 2020 में। तो ये क्या दिखाता है, ये शो करता है कि हम क्या करने लगे, इंपोर्ट वाला आइटम हमने क्या कर दिया है, कम कर दिया है। अब हम गुड्स बहुत कम इंपोर्ट करते हैं। ये हमारा एक बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करते हैं ओवरऑल ट्रेड सरप्लस। देखिए जो ओवरऑल ट्रेड सरप्लस की अगर मैं कभी भी बात करता हूं तो इसका मतलब ये होता है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड है, मर्चेंडाइज तो इंक्लूड है, मतलब गुड्स तो इसके अंदर इंक्लूड ही है, साथ में इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाती हैं। तो गुड्स और सर्विसेज जब दोनों आ जाती है तो उसे हम ओवरऑल ट्रेड कहते हैं। तो ओवरऑल ट्रेड में हम सरप्लस में चल रहे थे, तो अप्रैल 2019 में हम 8.76 बिलियन सरप्लस चल रहे थे, मतलब डिफिशिएंट था हमारा। और फिर अप्रैल 2020 में क्या हुआ, 0.6 बिलियन डॉलर का रह गया। मतलब यहां पे भी हमने इंपोर्ट क्या कर दिया, हमारा कम कर दिया। तो इंपोर्ट क्या हो गया, यहां पे कम हो रहा है। देखिए अब किस तरीके से हमने बाहर से सामान लेना कम कर दिया, हमने इंडिया के अंदर ही सामान को बनाना चालू कर दिया। तो ये आपको यहां पे ध्यान पे रखना है। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग, इसकी अब हम बात करते हैं। देखिए हमने वहीं पे डिस्कस किया था मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग क्या होता है, तो ये हम देख लेते हैं फटाफट। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फॉर्मिंग, ये पेज नंबर द हिंदू के पेज नंबर 1 में आया हुआ है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, तो एक उसी से रिलेटेड है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे होंगे, सिंपल सी चीज है, इसके अंदर कौन कौन सी चीजें इंक्लूड की गई। मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होता है तो क्या क्या चीजें आती है, फिशरीज, पोल्ट्री, फिशरीज, डेयरी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, ये साइंस, ये सारी चीज के अंदर आ जाती हैं। अब ये होता क्या है यार, किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे, सिंपल सी चीज है, एक बहुत सिंपल एग्जांपल से आपको मैं समझाता हूं। सपोज आपका ये फार्म लैंड है और ये
इंडस्ट्री है या कंपनी है कोई ही। तो आपने क्या किया यहाँ पे, आपने क्या किया, एग्रीकल्चर होने से पहले, मतलब प्रोड्यूस होने से पहले, फार्मिंग होने से पहले कंपनी ने, और आप यहाँ पे एग्रीकल्चर होल्डर हैं, आप फार्मर हैं, तो आप दोनों आए और आपने एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लिया, एक डॉक्यूमेंट पे साइन किया, और यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन किया कि जो भी, एक सपोज एग्जांपल ले रहा हूं मैं कि पोटैटो होता है, तो पोटैटो अगर मेरा जो भी निकल के आएगा उसको मैं आपको 10 रुपीज पर केजी में दूंगा, सभी पोटैटो को इतने टन दूंगा, इतने टन मतलब 10 टन जो है मैं दूंगा अप्रोक्सीमेटली, इन्होंने इतना कर लिया। अब जब फार्मर ने प्रोड्यूस किया और वो टाइम निकल के आया, तो हो सकता है कि उस टाइम पे जो पोटैटो हो उसका प्राइस कितना हो, 5 रुपीज पर केजी। तो यहाँ पे किसको फायदा हो जाएगा, यहाँ पे फार्मर्स को फायदा हो रहा है। लेकिन हो ये भी हो सकता है कि यहाँ पे 10 ना हो के 15 रुपीज पर केजी हो जाए, और लेकिन उनको कितने रुपीज केजी ने कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया था, 10 रुपीज, तो वो फिर 10 रुपीज ही देना लेना पड़ेगा। इस हिसाब से यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट को भी फायदा हो सकता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है कि प्रोड्यूसिंग होने के पहले, बिफोर प्रोड्यूसिंग द क्रॉप्स के पहले, प्रोड्यूस होने के पहले, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में कंपनी के साथ, किसी भी के साथ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया जाता है कि हम आपको इतना इतना मटेरियल जो है, इतना जो है ग्रेन्स, जो भी है, इतने रुपीस पर केजी में इस हिसाब से आपको देंगे, सेल करेंगे। तो ये होता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। एक चीज और याद रखनी है आपको, ये जो होता है एपीएमसी के अंडर में नहीं आता है। पहले क्या होता था, एपीएमसी हर स्टेट के अंदर होता था, अगर आपको कोई भी सेल करना है कोई भी सामान, तो आपको एपीएमसी के अंदर करना पड़ता था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी के अंदर। लेकिन अब इसे बंद कर दिया गया है, मतलब बंद नहीं किया गया है, एपीएमसी के अंदर मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं आता है। कोई भी फार्मर जो है डायरेक्टली जाके किसी भी इंडस्ट्री कंपनीज को दे सकता है। सपोज कोई चिप्स बनाने वाली कंपनी है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, और पोटैटो वगैरह की, टोमेटो वगैरह का कर लिया उन्होंने कि टोमेटो उनको सेल करना है, तो वो कर लिया। तो इस तरीके से जो भी चीजें हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी फार्मर्स, किसी भी अनदर स्टेट्स के कंपनीज, किसी से भी, ठीक है। यहां पे विलेज लेवल पे क्या किया जा रहा है, एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग फैसिलिटेशन ग्रुप तैयार किया जा रहा है कि जिस तरीके से फास्ट डिसीजन जो है यहां पे तैयार किए जा सके। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। तो देखिए आप यहाँ पे एक चीज और नोट डाउन कर सकते हैं कि तमिलनाडु जो है एक हमारा पहला स्टेट बन चुका है जिसने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को पहली बार जो है इसके ऊपर लॉ बनाया था। तो ये आपको याद रखना है, आपको समझना है एग्रीकल्चर वर्सेस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तमिलनाडु का नाम याद होना चाहिए आपसे, प्रीलिम्स में इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए आपको इसका नाम जरूर याद रखना है। सेकंड नंबर पे ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ये कहाँ पे आता है, सॉरी एग्रीकल्चर जो है ये तो स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट लिस्ट यहाँ पे, स्टेट यहाँ पे लॉ बनाता है जैसे कि और कॉन्ट्रैक्ट जो फार्मिंग है इसके ऊपर कंकरेंट लिस्ट है, यहाँ पे सेंटर और स्टेट दोनों लॉ बना सकते हैं। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। तो चलिए ये हमारा हो गया। अब हमने देखा था पेज नंबर 15 ही था, वो यहाँ पे 13 गलत से लिखा गया है, तो पेज नंबर 15 पे है, तो याद ध्यान रखिएगा। तो एनबीएफसी क्या होता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, एक तरीके की कंपनी होती है जो कि रजिस्टर्ड है अंडर द कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर ये रजिस्टर्ड है। अगर मैं इसके अंदर बिजनेस की बात करता हूं तो ये किसी को भी लोन दे सकती है और किसी को भी एडवांस में इस तरीके से पैसे भी दे सकती है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। अब ये बहुत सारे इस तरीके से काम करती है जैसे एक्विजिशन ऑफ शेयर, स्टॉक्स, बॉन्ड, डिबेंचर, सिक्योरिटीज, ये इसका खरीदना, लेना देना, सेल करना, ये सारी चीजें भी एनबीएफसी कर सकती है। तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए एनबीएफसी वर्सेस बैंक देखते हैं हम, क्या डिफरेंस होता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, क्यों इसको नॉन बैंकिंग कहा जा रहा है। फाइनेंस कंपनी तो है लेकिन इसे नॉन बैंकिंग क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसे बैंकिंग नहीं कहा जा रहा है, वो चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले निकल के आता है यहाँ पे एनबीएफसी के बारे में कि एनबीएफसी चेक को इशू नहीं कर सकता है।
बैंक क्या कर सकता है, चेक्स इशू कर सकता है, लेकिन एनबीएफसी चेक्स इशू नहीं कर सकता है। ये डिमांड डिपॉजिट जो है एक्सेप्ट नहीं करता है। देखिए, इट कांट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। अब सबसे पहले क्वेश्चन अराइज होगा कि सर ये डिमांड डिपॉजिट क्या होता है। तो चलिए हम डिमांड डिपॉजिट में पहुंच जाते हैं। सबसे पहले कि कोई भी जो डिपॉजिट होता है वो दो प्रकार के होते हैं। आपको ये चीज समझना है। कितने कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है टाइम डिपॉजिट। तो डिमांड डिपॉजिट जो होता है उसके अंदर अकाउंट खुलवाने जाते हैं, जो कि बैंकिंग के अंदर होता है, एनबीएफसी के अंदर नहीं होता है। सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं आप और करंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सपोज डिमांड डिपॉजिट के अंदर ये होता है कि आज आपने पैसा जमा किया और कल आपको निकालने की जरूरत पड़ गई, तो आप वहां से कल से निकाल सकते हैं, या परसों निकाल सकते हैं, या तुरंत निकाल सकते हैं। आपने जमा किया और तुरंत आप जाइए निकाल लीजिए। तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट। अब टाइम डिपॉजिट क्या होता है? ये एनबीएफसी में जो जनरली होता है, एनबीएफसी कंपनीज में अलाउ होता है। अब इसके अंदर जो है फिक्स टाइम लिमिट होती है कि आपको मिनिमम जो है इतने टाइम्स के लिए पैसा रखना ही होगा और मैक्सिमम इतने टाइम्स के लिए। तो मिनिमम टू मैक्सिमम यहाँ पे एक लिमिट होती है जिसको आपको याद रखना है, आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एनबीएफसी का जो डिपॉजिट की मिनिमम है वो 12 मंथ है और मैक्सिमम 60 मंथ है। तो ये यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट है, सॉरी टाइम डिपॉजिट है कि किस हिसाब से यहाँ पे रख सकते हैं। मिनिमम 12 महीने के लिए आप पैसा रख सकते हैं और मैक्सिमम 60 मंथ्स के लिए। तो इसको आपको ध्यान पे रखना है। इसका जो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट होता है वो कौन डिसाइड करेगा? एनबीएफसी का आरबीआई ही डिसाइड करेगी। तो ये आपको ध्यान पे रखना है। मिनिमम और मैक्सिमम जो होता है इसका कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करेगी। अब डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, देखिए इसके तहत क्या होता है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आपका जो डिपॉजिट पैसा है बैंकों के अंदर उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है। तो जब उसके ऊपर आपको इंश्योरेंस की फैसिलिटी मिलती है, तो सपोज वो इंश्योरेंस की फैसिलिटीज पहले 1 लाख रुपीज हुआ करती थी। यहां पे मैं अच्छे से आपको दिखा देता हूं। पहले कितनी होती थी? 1 लाख रुपीस तक होती थी, जो कि बढ़ा के कितनी कर दी गई है? 5 लाख रुपीस तक कर दी गई है। कि अगर 5 लाख रुपए तक का पैसा है आपका, अगर वो कभी ऐसा दिवालिया निकलता है या बैंक डूबता है, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करवाए जाएंगे। भले ही आपका पैसा उससे ज्यादा हो, इट डजेंट मैटर। हो सकता है 5 लाख से ज्यादा है तो ज्यादा भी प्रोवाइड करवा दिया जाए, पर मिनिमम 5 लाख रुपए तक की तो यहाँ पे गारंटी दी जा रही है। लेकिन यही चीज जो है एनबीएफसी के अंदर नहीं है। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? नॉन बैंकिंग। यहाँ पे इंश्योरेंस कवर नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे टाइम डिपॉजिट हो रहा है, ये चेक इशू नहीं कर सकता है। इन्हीं सारे क्राइटेरिया को देखते हुए हमने इसका नाम नॉन बैंकिंग रखा है। ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज है। तो आई थिंक अब आपको यहाँ पे सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, और कोई भी क्वेश्चन आप एनबीएफसी से रिलेटेड सॉल्व कर लेंगे। एनबीएफसी टू आरबीआई, तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब हम चलते हैं हमारे एडिटोरियल सेक्शन पेज की 5, क्योंकि एडिटोरियल में आज कुछ ऐसे आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं आए हुए हैं, लेकिन फिर भी जो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है उनको हम डिस्कस कर लेते हैं, जो थोड़ा बहुत भी रिलेवेंट है। क्योंकि देखिए इसमें कुछ ऐसे व्यूज दिए गए हैं जो कि आप कह सकते हैं प्रो गवर्नमेंट नहीं है, और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ऐसे बताई गई हैं कि यार जो कि हम अपने आंसर राइटिंग में मेंशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे एक ही आर्टिकल है, बाकी तो ये कोई सेंस नहीं है इन सारी आर्टिकल्स का पढ़ने का। क्वेश्चन कॉरेंटिव यहाँ पे दिया जा रहा है, तो वही चीजें बार बार निकल के आ रही हैं जिसका कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं। एक नीट वाला इंपॉर्टेंट है, तो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है उसको हमने निकाल लिया है। साथ में बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया है, जो कि यहाँ पे इस आर्टिकल के अंदर नहीं दिया गया है। तो उन सारी चीजों को मिला के सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, ये सारी चीजों को मिला के हम आर्टिकल्स लेके आए हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि जो नीट होता है फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस। आप में से काफी लोगों ने नीट का टेस्ट दिया भी होगा, जिनका मेडिकल बैकग्राउंड होगा। जो भी मेडिकल बैकग्राउंड के प्रिपरेशन करते हैं वो लोग नीट का एग्जाम वगैरह देते भी हैं। तो ये मेडिकल कॉलेज के लिए एक एग्जामिनेशन होता है, और यहाँ पे बताया गया है कि जो ग्रेजुएट और पीजी के लिए होता है, मेडिकल और डेंटल के लिए। सिंपल सी चीजें देख ली हमने। अब इसके अंदर जो आगे अब आने वाला है थोड़ा सा लफड़ा वाला काम, जहां पे हमको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए यहाँ पे रिलीजियस
और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज की बात की जा रही है कि जो भी कॉलेजेस हैं, जो भी मेडिकल कॉलेजेस, फॉर एग्जांपल CMC, दैट मीन्स क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेलोर के अंदर, तो ये क्या है, एक रिलीजियस बेसिस में माइनॉरिटी कॉलेज है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो रिलीजियस और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज कॉलेज एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनको एडेड और अनएडेड दोनों यहाँ पे इंक्लूड होंगे। एडेड मतलब जिनको गवर्नमेंट यहाँ पे सहायता प्रोवाइड करवा रही है, और जहाँ पे गवर्नमेंट सहायता प्रोवाइड नहीं करवा रही है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के तहत चल रहे हैं, तो दोनों यहाँ पे इंस्टीट्यूट, उनके अंदर ट्रांसपेरेंसी, रिकॉग्निशन ऑफ द मेरिट इन एडमिशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको ऐड नहीं दे रही तो उनके ऊपर गवर्नमेंट आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान पे रखना है। CMC की अगर मैं बात करता हूं, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज के अंदर एक निकल के आया था, आर्टिकल 30 का वॉल्यूशन हो रहा था। आर्टिकल 30 मींस क्या होता है, वॉल्यूशन हो रहा था MCI एक्ट के तहत। अब MCI एक्ट के तहत सेक्शन 10D के अंदर ये मेंशन है। MCI एक्ट सेक्शन 10D में क्या मेंशन है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत क्या चीज है, इसको अंदर हम देख लेते हैं फटाफट। अब यहाँ पे राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड बिजनेस मेंशन है कि आप आपके पास फ्रीडम दिया गया है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपना कोई भी एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को इस्टेब्लिश कर सकते हैं, उसको रन कर सकते हैं, उसका एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ पे ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें आपको राइट्स दिए गए थे अंडर आर्टिकल 30। तो लेकिन यहाँ पे स्टेट कहता है कि ऐसा नहीं है कि आप जो मर्जी चाहे वो करेंगे, क्योंकि क्या हो रहा था, सुप्रीम कोर्ट कह रहा था कि आप एक नीट एग्जामिनेशन करवाइए। नीट जो है सेंट्रल लेवल पे एग्जामिनेशन होगा और ये सभी कॉलेज इंस्टीट्यूट के लिए होगा। लेकिन जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट होते हैं तो वो बोले थे हम अपना अलग से करवाएंगे, और वो इन सारी चीजों का फायदा उठा के क्या कहते थे कि सीट्स को बेचते वगैरह थे, और वहां पे करप्शन के मामले सामने निकल के आते थे, और बहुत ज्यादा जो है पैसे वगैरह वो लोग कमाते रहते थे। तो करप्शन के मामले सामने निकल के आते थे, ये सारी चीजें होती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट भी दिया था कि एक जो है कॉमन टेस्ट होना चाहिए, कॉमन इंट्रेंस एग्जामिनेशन होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा अफेक्ट होते हैं इससे, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन के फॉर्म भरने पड़ते हैं। तो उनका तो हजारों से ज्यादा रुपीज वहां पे चला जाता है फॉर्म भरने के अंदर ही। तो ये पब्लिक ऑर्डर में रहने के लिए चीज किया गया था। अब यहाँ पे इनको क्या क्या राइट्स मिले गए थे कि ये स्टैब्लिश कर सकते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूट को। स्टेट जो है माइनॉरिटी एजुकेशन प्रॉपर्टी को जो वो ले चुकी है, वहां पे वो मनी और फाइनेंशियल एड जो भी पैसा वगैरह होगी वो चीज यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगी। ये हो गए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे क्या बोला, याद रखना है कि ट्रांसपेरेंसी होना जरूरी है, मेरिट होना जरूरी है, यूनिफॉर्म इंट्रेंस एग्जाम जो कि नीट की जिसकी मैं बात कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि नीट का एग्जामिनेशन आपको करवाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप एजुकेशनल माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट हैं तो आप नहीं करवाएंगे, आप सीट्स को बेचेंगे, क्योंकि उसके ऊपर क्या है यहां पे बताया सकता है कि ये फंडामेंटल राइट का वायलेशन नहीं है आपके। यहां पे बताया जा रहा है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट है वो एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि पब्लिक की ऑर्डर के लिए, पब्लिक के वेलफेयर के लिए वहां पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जिसको आपको याद रखना है। स्टूडेंट के वेलफेयर के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए वहां पे लगाया जा सकता है। इन सारी चीजों को बढ़ाने के लिए, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आपके FR में, फंडामेंटल राइट में लगाया जा सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होगा कि स्टूडेंट प्रभावित होंगे, उससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हमारा स्टैंडर्ड प्रभावित होगा, जिससे अल्टीमेटली पब्लिक इंटरेस्ट प्रभावित होगा। अब देखिए इसके अंदर एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट दिया गया था, पूरे आर्टिकल के अंदर बहुत अच्छा स्टेटमेंट मुझे ये लगा, और इसके ऊपर ऐसे का एक टॉपिक बन सकता है। आप लोग चाहें तो उसका ऐसे के ऊपर क्वेश्चन लिख सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम द इंडिविजुअल इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। तो इसके ऊपर लिखना है आपको, कोशिश करिए आप राइट डाउन करिए, और अगर आप चाहें तो हमें जो है ईमेल कर सकते हैं, तो आपका आंसर भी यहाँ पे चेक कर लिया जाएगा। द फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल इज द बेसिस ऑफ डेमोक्रेसी। जो इंडिविजुअल की फ्रीडम है वो क्या है, डेमोक्रेसी का बेसिस है। तो ये स्टेटमेंट बहुत अच्छा है, इसके ऊपर अराइज हो सकता है। चलिए नेक्स्ट आगे मूव करते हैं हम।
So the next article which we are going to discuss is in page number 4. This is the last article but not the least. साइक्लोन अलर्ट इन उड़ीसा. देखिए छोटा सा फोंटे में दिया हुआ है साइक्लोन अलर्ट इन उड़ीसा. तो ये क्या क्या चीजें हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. साइक्लोन अलर्ट उड़ीसा के अंदर यहाँ पे इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साइक्लोन अलर्ट करवाया गया है. अब जो साइक्लोन का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है. साइक्लोन का नाम क्या है? एम्फैन, AMPHAN. तो ये एक साइक्लोन का नाम है, ये आपको याद रखना है स्पेलिंग सहित. अब देखिए ये एक प्रकार का ट्रॉपिकल साइक्लोन है. अब ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्यों बोल रहा हूं? सिंपल सी चीज है. सबसे पहले आपको समझना ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है. सपोज ये हमारा अर्थ है, यहाँ पर अच्छे से आपको समझा देता हूँ. अर्थ हो गया, ये क्या है हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हमारा डैश 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 कर दिया इक्वेटोरियल हो गया. ये हो गया हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. एग्जांपल, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में जो भी चीजें आएंगी, मतलब जितनी भी कंट्रीज आ रही हैं इनके बीच में यहाँ पे ये ट्रॉपिकल रीजन इसे कहते हैं, इस रीजन को. तो यहाँ पे कोई भी साइक्लोन आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन. क्लियर हो गया पॉइंट आपको? आई थिंक अब आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा. इसका नाम आपने याद कर लिया होगा और साथ में नोट डाउन कर लिया होगा. देखिए बे ऑफ बंगाल में ये हिट करेगा उड़ीसा के अंदर. तो ये याद रखना है आपको. ये जो होता है बे ऑफ बंगाल के अंदर 2 सीजन में साइक्लोन आते हैं. तो ये आपको याद रखना है कौन कौन से. एक अप्रैल और मई के सीजन में आता है और एक नवंबर और दिसंबर के सीजन में. जो अभी चल रहा है अप्रैल और मई उस सीजन में आता है और सेकंड नंबर पे नवंबर और दिसंबर के सीजन में ये आता है. तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर रखने हैं. देखिए हमने डिटेल में सभी आर्टिकल्स को बैकग्राउंड से डिस्कस किया. बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको इसका बैकग्राउंड पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ न्यूज को पढ़ लेने से आपका एग्जाम क्वालिफाइड नहीं होगा, बल्कि आपको उसके बैकग्राउंड के सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसी तरीके से अराइज होता है. तो कैसा रहा डिस्कशन आज आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है. कमेंट करिए, इसको शेयर कर दिए, हर एक जगह फैला दीजिए. सोशल मीडिया के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अपने फ्रेंड्स को बताइए. जो लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी जिनका स्टार्टिंग है, जो न्यूज़पेपर नहीं रीड कर पा रहे हैं, जो भी छोटे इंग्लिश के न्यूज़पेपर में उनको प्रॉब्लम्स आ रही है, इसलिए हम एक सुबह एक सेशन भी लेके आते हैं मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग जो है, जहाँ पे आपसे जो भी डिस्कस किया जाता है, वेरियस जो वर्ड्स हो जाते हैं, इंपॉर्टेंट वर्ड्स आपके एडिटोरियल से उठाए जाते हैं और उसको वहाँ पे डिस्कस किया जाता है, जिससे आपकी रीडिंग एबिलिटी भी बढ़े, आपकी इंग्लिश की वोकैब भी बढ़े, जिससे आप अच्छे से आंसर राइटिंग कर पाएं. तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये सीरीज को चलाया जा रहा है. आपके नोट्स तैयार करवाए जा रहे हैं. अगर आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो पीडीएफ और पीपीटी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वेरियस इशू जो हमारे द्वारा चलाए जा रहे हैं उसका आप लाभ उठा सकते हैं. करंट अफेयर्स के सेक्शन में जा सकते हैं और प्लेलिस्ट में जाइए, फटाफट सारी लिस्ट को देख मारिए और जो भी इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, तो इसको जरूर आपको पढ़ना है. तो थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन. आपको बस शेयर करते रहना है. सिर्फ आपका काम, एक ही काम मैंने आपसे बोला है कि आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाना है, क्योंकि हम योजना का एनालिसिस भी जल्दी ही लेके आने वाले हैं और इस तरीके से वेरियस एनालिसिस लेके आने वाले हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस चीज़ का फ़ायदा हो, एमसीक्यू की सीरीज़ आप लोग चाहते हैं कि हम शुरू करें और डिटेल में एमसीक्यू को शुरू करें, तो आपको इसको शेयर करना होगा, क्योंकि इतने लोगों तक एक बार पहुँच जाए जिसके बाद हम एमसीक्यू की सीरीज़ अपने शुरू करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच for the discussion.